सो हेलो एंड गुड इवनिंग। और हम लोग स्टार्ट कर रहे थे, हम लोग पढ़ रहे थे वेक्टर अलजेब्रा। ओके, सो वेक्टर अलजेब्रा का आज ये थर्ड लेक्चर है और आज हम लोग डिस्कस करेंगे अगला कॉन्सेप्ट रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर के बारे में। सो इज माय वॉइस ऑडिबल टू यू? आपको मेरी आवाज़ आ रही है? कैसे हो? क्या यार, कैसे हो क्या है? चलो, खैर लिव इट। तो हमने डिस्कस किया था कैसे हो, हाँ ठीक। चलिए ओके, हम लोग पढ़ाई करते हैं, आगे टॉपिक डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि वेक्टर को कैसे हम ऐड करते हैं और वेक्टर को कैसे हम सब्सट्रैक्ट करेंगे, हमने डिस्कस नहीं किया था, ठीक है। हमने पढ़ा था वेक्टर को ऐड कैसे करते हैं, ठीक है। सो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर, बट बिफोर स्टडिंग मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर एक और टॉपिक है दैट इज कॉल्ड डिफरेंस ऑफ वेक्टर। वेक्टर को कैसे हम सब्सट्रैक्ट करते हैं, कैसे उसका घटाव निकालते हैं, ठीक है। ओके, तो ये थोड़ा हम डिस्कस करते हैं, इसके बाद हम आए कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। तो इन द लास्ट क्लास वी हैव डिस्कस्ड अबाउट, ठीक है, एडिशन ऑफ वेक्टर, एंड टुडे वी विल डिस्कस अबाउट सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, ठीक है। तो सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। पहले हम डिस्कस करते हैं सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। ओके, वेक्टर का सब्सट्रैक्शन कैसे करते हैं? क्लियर है? सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। देखिए, वेक्टर का जो एडिशन और सब्सट्रैक्शन है इसमें कुछ खास डिफरेंस नहीं होता, दोनों ऑलमोस्ट सेम होता है, ठीक है। आ रहा समझ में? बस यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक नए तरह के वेक्टर को इंट्रोड्यूस करेंगे, ठीक है, एंड दैट इज कॉल्ड नेगेटिव वेक्टर। तो व्हाट इज नेगेटिव वेक्टर, तो हम समझते हैं नेगेटिव वेक्टर के बारे में, ठीक है, कि व्हाट इज नेगेटिव वेक्टर। क्लियर है? तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक नए वेक्टर को इंट्रोड्यूस करेंगे, इसका नाम क्या है? इसका नाम है नेगेटिव वेक्टर। नेगेटिव वेक्टर क्या होता है? नेगेटिव वेक्टर देखिए जरा, जैसे मान लीजिए ए एक वेक्टर है, ठीक है, तो ए एक वेक्टर है। क्लियर है? तो इसके एंटी पैरेलल और जो इक्वल वेक्टर होगा दैट इज कॉल्ड नेगेटिव वेक्टर, ठीक है। तो इसका जस्ट जो अपोजिट वेक्टर होगा, ठीक है, तो हमने क्या किया, इसके जस्ट अपोजिट एक अदर वेक्टर ड्रॉ कर लिया, ठीक है। तो इस वेक्टर को हम बोलते हैं नेगेटिव वेक्टर। क्लियर है? तो यदि आप एक बार समझ गए कि नेगेटिव वेक्टर का कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है, तो इससे इजिली आप समझ सकते हैं कि व्हाट इज सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, ठीक है। तो सब्सट्रैक्शन कुछ नहीं है, सिंपली क्या है कि वेक्टर ए के पास नेगेटिव वेक्टर को जोड़ना, दैट इज कॉल्ड सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ पे सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर कैसे इसको हम डिफाइन करेंगे। तो मान लीजिए कि ए और बी दो वेक्टर है, तो यदि आपको ए माइनस बी फाइंड आउट करना है, ठीक है, तो ए माइनस बी का मतलब होता है, ठीक है, ए के अंदर बी के नेगेटिव वेक्टर को ऐड करना, ठीक है। यानी कि ए माइनस बी बराबर होता है ए प्लस माइनस बी। क्लियर है? ये इसका डेफिनेशन होता है। तो इसको न्यूमेरिकल की सहायता से समझने की कोशिश हम करते हैं, ठीक है। तो एक प्रॉब्लम है यहाँ पे, बता रहे हैं आपको, उस प्रॉब्लम से इसको समझने की कोशिश हम कर रहे हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि टू वेक्टर है, ठीक है, देर आर टू वेक्टर्स ए और बी, और ए का जो मैग्नीट्यूड है वो है 5.0 मीटर, जबकि बी का जो मैग्नीट्यूड है ये भी 5.0 मीटर है, ठीक है। तो ए और बी दो वेक्टर है, ठीक है, और दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो 5.0 मीटर है। क्लियर है? और दोनों के बीच का जो एंगल है वो 60 डिग्री ऐसा गिवन है, ठीक है। तो दोनों के बीच का एंगल कितना डिग्री दिया हुआ है? तो दोनों के बीच का एंगल दिया हुआ है 60 डिग्री। क्लियर है? तो आपको ये पता करना है कि व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी एंड व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस बी, ये दोनों आपको पता करना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में फाइंड क्या करना है, इस क्वेश्चन में आपको कैलकुलेट करना है, यू हैव टू फाइंड आउट, you have to find out magnitude of a plus b and you have to find out magnitude of a minus b। ये दोनों आपको फाइंड आउट करना है, समझ में आ रहा है? तो ये दोनों आपको निकालना है, ठीक है। तो पहले हम a प्लस बी फाइंड आउट कर लेते हैं। तो कल मैंने आपको एक लॉ बताया था, आपको याद होगा शायद, कि जब दो वेक्टर आपस में इक्वल होता है तो इस केस में हम क्या करते हैं, एक तो हम लगाते हैं पैरेललोग्राम लॉ ही, ठीक है। क्लियर है? तो पहले इसका कॉन्सेप्ट समझिए कि ये कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट क्या प्रॉब्लम के पीछे, इस कॉन्सेप्ट को समझिए। तो पहले हम डिफाइन करते हैं ए प्लस बी को जियोमेट्रिकली, ठीक है। इसका जियोमेट्री क्या है? तो क्या बताया था मैंने कि जब दो वेक्टर बाउंड वेक्टर होगा तो इस केस में ट्रायंगल लॉ क्या होगा, सुटेबल नहीं होगा, तो इस केस में आपको अप्लाई करना पड़ेगा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ए के पैरेलल और इक्वल अदर वेक्टर को ड्रॉ करेंगे। तो ये वेक्टर भी आपका ए वेक्टर होगा, और ऐसे बी के पैरेलल और इक्वल अदर वेक्टर को ड्रॉ करेंगे तो ये वेक्टर बी वेक्टर होगा, ठीक है।
अब पहले वेक्टर का जो हेड है वहां पे दूसरे वेक्टर का टेल है, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, नए वेक्टर से ज्वाइन कर देंगे, और ये जो नया वेक्टर होगा ये आपका a प्लस बी होगा। तो ये तो आप जानते हैं अच्छी तरह से, इसके बारे में बताने की जरूरत मुझे नहीं है, ठीक है, क्लियर है। बट व्हाट अबाउट a माइनस बी, a माइनस बी के लिए हम क्या करेंगे, तो मैंने क्या बताया था कि a माइनस बी का मतलब होता है a प्लस माइनस बी, ठीक है। यानी कि सब्सट्रैक्शन क्या है, एडिशन है, ठीक है। वेक्टर का जो सब्सट्रैक्शन है वो वेक्टर का एडिशन है, मतलब a माइनस बी का मतलब होता है ए के पास, ठीक है, ए में बी के नेगेटिव पार्ट को ऐड करना, क्लियर है। ये सब्सट्रैक्शन का डेफिनेशन होता है, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ये करना पड़ेगा कि बी का नेगेटिव वेक्टर इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। और नेगेटिव वेक्टर क्या होता है, नेगेटिव वेक्टर रियल वेक्टर के जस्ट अपोजिट होता है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि यदि ये बी वेक्टर तो कितना होगा, ये माइनस बी वेक्टर होगा, तो ये आपका माइनस बी वेक्टर है, क्लियर है। अब देखिए, अब जो है ए और माइनस बी बॉन्ड वेक्टर है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ए के पैरेलल एक वेक्टर ड्रॉ करेंगे। तो हमने ए के पैरेलल एक वेक्टर ड्रॉ कर दिया, ठीक है। ऐसे ही सेकेंड वेक्टर हमने ड्रॉ किया बी के पैरेलल, मतलब माइनस बी के पैरेलल हम ड्रॉ करेंगे, तो ये माइनस बी हो गया, ठीक है। अब देखिए इसका जो टेल है और इसका हेड, इसको नए वेक्टर से हम ज्वाइन कर देते हैं, आ रहा समझ में। तो अब ये जो नया आपको रिजल्टेंट दिख रहा है ये कितना है, ए प्लस माइनस बी, दैट इज ए माइनस बी, ठीक है। तो कितना है ये आपका ए माइनस बी है, ए माइनस बी। लेकिन ए और माइनस बी को जब हम ऐड करेंगे तो इसके बीच का जो एंगल होगा कितना होगा, तो ये 60 डिग्री है, तो ये एंगल कितना होगा, ये एंगल होगा 120 डिग्री। ये क्लियर है, तो ये एंगल कितना होगा 120 डिग्री, ठीक है। अब हम रिजल्टेंट निकाल लेते हैं, ठीक है, इसका काफी इजी है। तो ये इसका मैथमेटिक्स था, इसका ज्योमेट्री था, ठीक है, इसका ज्योमेट्री था। आगे देखिए, तो यदि आपको ए प्लस बी निकालना है तो आप जानते हो कि जब दो वेक्टर आपस में इक्वल होता है तो इस केस में उस वेक्टर का जो रिजल्टेंट होता है वो कितना होता है, 2a cos थीटा बाई 2, कल हम लोग फॉर्मूला डिराइव किए थे। तो 2a cos थीटा बाई 2 यानी कि 2 इंटू ए कितना है 5.0, और a प्लस बी के केस में थीटा कितना है, थीटा आपका 60 डिग्री है, तो cos थीटा बाई 2 यानी cos 60 बाई 2 दैट इज cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री, और cos 30 कितना होता है, रूट 3 बाई 2 होता है, ठीक है। तो 2 इंटू 5.0 इंटू रूट 3 अपॉन 2, 2 कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। तो कितना हो गया ये हो गया 5√3, ठीक है। ऐसे देखिए, हमें फाइंड आउट करना है ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड, और ए और बी दोनों क्या इक्वल है, और ए और बी के बीच का जो ए और माइनस बी के बीच का एंगल कितना डिग्री है, 120 डिग्री एंगल है, ठीक है। तो एंगल कितना है 120 डिग्री। तो अब ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 इंटू एनी वन वैक्टर 5.0 मीटर, क्लियर है, 0 मीटर इंटू कॉस, कॉस 120/2 कितना होगा, कॉस 60 डिग्री। तो कितना हो जाएगा ये कॉस 60 कितना होता है 1/2, तो ये होगा 2 इंटू 5.0 इंटू 1/2, 2 कैंसिल होगा, कितना होगा 5.0 मीटर। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 5.0 मीटर, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो दिस विल बी योर आंसर 5.0 मीटर। तो आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा कि कैसे हम वेक्टर को ऐड करते हैं और कैसे वेक्टर को हम सब्सट्रैक्ट करते हैं, ये तो क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अगला कॉन्सेप्ट हम देखते हैं, अगला कॉन्सेप्ट क्या है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर बाय अ नंबर। कहीं भी नंबर टर्म है इसका मतलब है स्केलर, ठीक है। नंबर का मतलब क्या होता है, स्केलर, क्योंकि नंबर हैव ओनली मैग्नीट्यूड, ठीक है। नंबर डज नॉट हैव एनी डायरेक्शन, क्लियर है। तो यदि वेक्टर अलजेब्रा में कहीं भी नंबर वर्ड कोट किया है तो नंबर का मतलब क्या है, स्केलर है, ठीक है। तो यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर बाई स्केलर, ये हम बात कर रहे हैं, ठीक है, ओके। तो हम बात क्या कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि कैसे हम वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे। इसको समझिए, ये काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको समझिए जरा, ठीक है। देखिए यहाँ पे, लेट ए बी ए स्केलर। तो ए क्या है, स्केलर है, स्केलर का मतलब एनी नंबर, ठीक है। तो स्केलर और नंबर, तो ए बी है स्केलर और नंबर, क्लियर है, ए बी है स्केलर और नंबर। और ए क्या है, ए कोई वेक्टर है, ठीक है। तो कैपिटल ए इज ए वेक्टर, तो एनी वेक्टर, इट इज अ वेक्टर, वेक्टर, ठीक है। देन ए इंटू ए, आई एम सॉरी, ए तो स्केलर है ना, देन ए इंटू ए, ठीक है, दैट इज कॉल्ड मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर बाय अ नंबर। तो मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर
बाय अ नंबर, बाय अ नंबर, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट अराइज होता है। जैसे पहला कॉन्सेप्ट ये है कि वेक्टर को मल्टीप्लाई हम कैसे करते हैं, या वेक्टर के बीच जो मल्टीप्लिकेशन होगा, ठीक है, उसके लिए क्या क्या संभावनाएं या पॉसिबिलिटीज है, ठीक है। तो व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज कि वेक्टर के बीच मल्टीप्लिकेशन का क्या क्या फॉर्म हो सकता है। जैसे सब्सट्रैक्शन में ऑलरेडी पहले ही कर लिया, ठीक है, यहाँ पे दोबारा टॉपिक दिया हुआ है, ठीक है। तो देखिए भाई, वेक्टर मल्टीप्लिकेशन, वेक्टर मल्टीप्लिकेशन। तो वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन दो तरह का होता है। एक होता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ स्केलर इनटू वेक्टर, ठीक है, यानी स्केलर इनटू वेक्टर। तो पहला क्या होता है, पहला होता है स्केलर इनटू वेक्टर। तो पहला होता है स्केलर इनटू वेक्टर। दूसरा होता है वेक्टर इनटू वेक्टर, मतलब दोनों क्या होगा, वेक्टर होगा, ठीक है, लेकिन दोनों स्केलर नहीं हो सकता, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो क्या होगा, दोनों स्केलर नहीं हो सकता है, ठीक है। क्या होगा, स्केलर वेक्टर होगा और वेक्टर वेक्टर होगा, ठीक है, वेक्टर वेक्टर होगा। अब वेक्टर और वेक्टर के बीच का जो प्रोडक्ट होता है, इसको फर्दर हम यहाँ पे क्या करते हैं, दो अलग अलग, देखो अच्छा यहाँ पे देखो, मैथमेटिकल ऑपरेशन को यहाँ ऑपरेटर बोलते हैं, ठीक है। तो फिजिक्स में क्या बोलते हैं, इसको ऑपरेटर बोलते हैं, ठीक है। तो वेक्टर और वेक्टर के बीच जो प्रोडक्ट है, मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे दो ऑपरेटर एप्लीकेबल होता है, ठीक है। तो एक है डॉट ऑपरेटर और एक है क्रॉस ऑपरेटर। तो एक होता है डॉट ऑपरेटर, डॉट ऑपरेटर, और एक होता है क्रॉस ऑपरेटर, क्रॉस ऑपरेटर। क्लियर है। तो डॉट ऑपरेटर और क्रॉस ऑपरेटर, ठीक है, यानी वेक्टर डॉट वेक्टर और वेक्टर क्रॉस वेक्टर, और दोनों में डिफरेंस है डॉट और क्रॉस में। क्लियर है। तो क्या होगा, या तो वेक्टर डॉट वेक्टर होगा, वेक्टर डॉट वेक्टर होगा, ठीक है। अदरवाइज क्या होगा, अदरवाइज होगा वेक्टर क्रॉस वेक्टर, वेक्टर क्रॉस वेक्टर। तो इस कॉन्सेप्ट को हम अगले क्लास में डेवलप करेंगे, ठीक है। फिलहाल आपको इतना ही जानना है इसके बारे में, ठीक है। रेस्ट हम अगले क्लास में जब पढ़ेंगे डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में, ठीक है। क्योंकि इस कॉन्सेप्ट को लर्न करने के कुछ प्रिलिमिनरी कॉन्सेप्ट को जानना जरूरी है, ठीक है। तो जब पहले हम प्रिलिमिनरी कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर लेंगे, ठीक है, देन वी विल डिस्कस अबाउट डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट। क्लियर है। तो फिलहाल अब इसको यहाँ पे होल्ड कीजिए, हम आगे नया टॉपिक देखते हैं, ठीक है। क्लियर है। अगला टॉपिक क्या है देखिए। तो ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, ठीक है। मुझे पता नहीं था कि ये टॉपिक बाद में दिया होगा। ये टॉपिक देखिए, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सर क्या इस लाइव क्लास का एक पीडीएफ भी, पीडीएफ तो मिला होगा आपको, पीडीएफ अपलोड नहीं होता क्या ऐप पे, पीडीएफ ऐप पे रहता है, ठीक है। तो आपको ऐप पे पीडीएफ इसका मिल जाएगा, यू विल गेट द पीडीएफ ऑन ऐप, ठीक है। तो ऐप से पीडीएफ मिल जाएगा आपको, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। तो रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर को समझने से पहले एक काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, उसको हम समझने की कोशिश करते हैं, और वो है कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिट वेक्टर। क्या है कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिट वेक्टर, ये क्या होता है समझिए जरा इसको, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिट वेक्टर, ओके, सो यू विल गेट द पीडीएफ ऑन ऐप, ठीक है। ठाकुर सर ऐप पे चले जाइएगा, वहाँ पे कोर्स में जाइएगा, ओके, और कोर्स में वहाँ पे शायद फोल्डर बना होगा, ओके, तो वहाँ से आप उसको अपलोड कर लेना, ठीक है। तो यूनिट वेक्टर क्या होता है समझिए जरा, ठीक है। ये काफी ये नया तरह का वेक्टर यूनिट वेक्टर, इसको हम समझते हैं क्या है, ठीक है। देखिए यूनिट वेक्टर सिंपली क्या होता है, यूनिट का मतलब क्या होता है, वन, ठीक है। तो जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड वन होगा उसको बोलते हैं यूनिट वेक्टर, ठीक है, यूनिट वेक्टर। तो पहली बात तो यह है कि इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है, वन। तो वेक्टर हैविंग यूनिट मैग्नीट्यूड, वेक्टर हैविंग यूनिट मैग्नीट्यूड, क्लियर है। तो इसे हम बोलते हैं यूनिट वेक्टर, क्लियर है। तो वेक्टर हैविंग यूनिट मैग्नीट्यूड दैट इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर, ठीक है। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि यदि किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड वन है तो उसका रिलेवेंस क्या, सिग्निफिकेंस क्या, क्लियर है। इन फिजिक्स एवरीथिंग रिलेवेंस, ठीक है। जब तक रिलेवेंस को आप नहीं समझेंगे फिजिक्स पढ़ना क्या अधूरा है, ठीक है, क्लियर है। तो इस वेक्टर का रिलेवेंस ये है कि इस वेक्टर में इतना पावर है, ठीक है, कि ये वेक्टर क्या करता है, इट कैन कन्वर्ट एनी नंबर इनटू वेक्टर क्वांटिटी, क्लियर है। इसका सिग्निफिकेंस क्या है, तो ये इतना सिग्निफिकेंट है कि इट कैन कन्वर्ट एनी नंबर इनटू वेक्टर क्वांटिटी। कैसे, इसको हम समझते हैं, इसका सिग्निफिकेंस क्या है।
कन्वर्ट एनी स्केलर, स्केलर मतलब नंबर, ठीक है, स्केलर का मतलब नंबर, तो एनी स्केलर इनटू वेक्टर, ये किसी भी स्केलर को वेक्टर में कन्वर्ट कर सकता है, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो इट कैन कन्वर्ट एनी स्केलर इनटू वेक्टर, तो इसका डेफिनेशन क्या होता है, व्हाट इज इट्स डेफिनेशन, तो ये तो आपका लैंग्वेज फॉर्म में डेफिनेशन था, ठीक है। डेफिनेशन ऑफ फिजिक्स इज ऑलवेज इन टर्म्स ऑफ मैथमेटिक्स, ठीक है। तो इसका मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या होता है, ठीक है। तो मैथमेटिकली यूनिट वेक्टर जो होता है, मैथमेटिकली यूनिट वेक्टर जो होता है, ठीक है, उसको हम इस तरह डिफाइन करते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए ए कोई वेक्टर है, ठीक है, ए क्या है, कोई वेक्टर है, एनी वेक्टर, ठीक है, तो ए कोई वेक्टर है, क्लियर है। तो ए कोई वेक्टर है, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो वेक्टर है, इस वेक्टर को हम लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई यूनिट वेक्टर कॉरेस्पॉन्डिंग टू दिस वेक्टर, ठीक है, मतलब इस वेक्टर का जो कॉरेस्पॉन्डिंग यूनिट वेक्टर होगा, ठीक है, यदि उससे इसको मल्टीप्लाई कर दे, ठीक है, तो क्या करेगा, ये वेक्टर बन जाएगा, ठीक है। मतलब कहने का मतलब ये हुआ, देखिए ये क्या है, ये एक नंबर है, क्लियर है, और आपने क्या किया, इस पर्टिकुलर नंबर को जैसे ही मल्टीप्लाई किया इस यूनिट वेक्टर से, ठीक है, तो विदाउट इस नंबर के मैग्नीट्यूड को चेंज किए हुए, ठीक है, इसके अंदर क्या किया, डायरेक्शन को ऐड कर दिया, क्लियर है। यदि किसी नंबर को आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा, 4 इंटू 1 कितना होगा, 4 होगा, 5 इंटू 1 क्या होगा, 5 होगा। तो एनी नंबर मल्टीप्लाइड बाई 1, ठीक है, 1, तो उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, इफेक्टेड नहीं होगा, उसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहेगा। आ रहा समझ में, तो जब किसी नंबर को हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके मैग्नीट्यूड पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। लेकिन चूंकि यूनिट वेक्टर के अंदर क्या होता है, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों होता है, ठीक है, तो क्या करेगा, अपने डायरेक्शन को इसको ट्रांसफर कर देगा, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, ये स्केलर ट्रांसलेट हो जाएगा किसमें, वेक्टर में ट्रांसलेट हो जाएगा, ठीक है। दिस इज द पावर ऑफ यूनिट वेक्टर, क्लियर है। यानी कि हम ए कैप बराबर लिख सकते हैं, दैट मीन्स ए कैप बराबर हम लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, ठीक है, सॉरी वेक्टर ए डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, क्लियर है। तो ये मीनिंग हुआ यूनिट वेक्टर का, ठीक है। इसको एक प्रॉब्लम की सहायता से हम समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन है कि इफ ए इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप, इस तरह क्वेश्चन को मैंने करवाया भी था आपको, ठीक है, करवाया था ना, ए इक्वल टू 3i प्लस 4j, चलो 3i प्लस 4j ले लो जो मैंने कल करवाया था, ठीक है। तो इफ ए इक्वल टू 3i प्लस 4j, ठीक है, 4j, फाइंड इट्स यूनिट वेक्टर, ठीक है, फाइंड इट्स यूनिट वेक्टर। तो हमें क्या करना है कि इस पर्टिकुलर वेक्टर के लिए क्या करना है, यूनिट वेक्टर कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो वी हैव टू कैलकुलेट यूनिट वेक्टर, ठीक है, यूनिट वेक्टर। तो आप जानते हो फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ यूनिट वेक्टर कि इसका जो यूनिट वेक्टर होगा ए कैप, दैट इज वेक्टर ए डिवाइडेड बाई इट्स मैग्नीट्यूड, क्लियर है। अब वेक्टर ए तो गिवन है, देखिए फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ यूनिट वेक्टर, फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ यूनिट वेक्टर, क्लियर है, यूनिट वेक्टर, वेक्टर ए कैप बराबर क्या होता है, वेक्टर ए डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। अब ए आपको मालूम है, ए मालूम है ना, तो ए मालूम है। और कल की क्लास में मैंने आपको ये भी बताया था कि ए का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं बताइए। देखिए ए का एक्स वाला पार्ट कितना है, 3i कैप है, तो 3i कैप का मतलब क्या हुआ कि इट विल बी रिप्रेजेंटेड अलोंग एक्स एक्सिस, 3i कैप, और इसका y वाला पार्ट क्या है, 4 इंटू जे कैप, तो ये है 4 इंटू जे कैप, 4 इंटू जे कैप, आ रहा समझ में, 4 इंटू जे कैप। तो x और y के बीच का एंगल चूंकि 90 डिग्री होता है, तो इसके बीच का रिजल्टेंट क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 90, तो कॉस 90 कितना होता है, 0 होता है, तो ये कितना होगा, ये 5 कल आया था, आपको याद होगा, ये कल 5 आया था, तो ये 5 आया था, तो यानी ए कितना है, 5 है, और ए कितना है, ए है 3i प्लस 4j, तो ये हो गया 3i प्लस 4j डिवाइडेड बाई 5। इसको आप क्या कीजिए, इसको आप थोड़ा इधर ले आइए, कितना होगा, 3/5 आई कैप प्लस 4/5 जे कैप, तो ये इसका यूनिट वेक्टर हो गया, ठीक है। तो दिस इज इट्स यूनिट वेक्टर, क्लियर है। तो ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा कि व्हाट इज यूनिट वेक्टर, इफ यू हैव एनी डाउट यू मे आस्क, ठीक है।
अब देखिए जब हम स्ट्रेट लाइन मोशन को डिस्कस करते हैं, मोशन दो तरह का होता है, ठीक है। तो एक होता है स्ट्रेट लाइन मोशन और एक होता है सर्कुलर मोशन। क्लियर है, ठीक है। तो जब स्ट्रेट लाइन मोशन को हम डिस्कस करते हैं तो इस केस में क्या करते हैं, इस केस में यूज करते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम को, ठीक है। सिंपल कोऑर्डिनेट को यूज करते हैं। और जब हम सर्कुलर मोशन को डिस्कस करते हैं तो उस केस में यूज करते हैं पोलर कोऑर्डिनेट को, ठीक है। पोलर कोऑर्डिनेट दो तरह का होता है, ठीक है। एक होता है रेडियस के लॉन्ग और एक होता है टेंजेंट के लॉन्ग। क्लियर है। तो समझिए जरा इसको, इसको समझिए जरा, ठीक है। तो देखो भाई, यूनिट वेक्टर, टाइप्स। तो मोशन दो तरह का होता है, एक होता है स्ट्रेट लाइन मोशन और एक होता है सर्कुलर मोशन। स्ट्रेट लाइन मोशन। सेकंड क्या है, सर्कुलर मोशन। सेकंड है सर्कुलर मोशन। तो स्ट्रेट लाइन मोशन और सर्कुलर मोशन। क्लियर है, ठीक है। अब स्ट्रेट लाइन मोशन को डिस्कस करने के लिए हम लोग यूज करते हैं रेक्टिलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम को, ठीक है। तो देखो इसको बोलते हैं रेक्टिलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। ये जो एक्स वाई जेड है इसको बोलते हैं रेक्टिलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम। रेक्टिलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम। क्लियर है। और जब हम सर्कुलर मोशन को डिस्कस करते हैं तो उसके लिए इस कोऑर्डिनेट सिस्टम को हम यूज करते हैं, उसको बोलते हैं पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। क्या बोलते हैं, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो देखो ये तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। क्लियर है। तो पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या होता है कि एक डायरेक्शन रेडियस के लॉन्ग होता है और एक डायरेक्शन टेंजेंट के लॉन्ग होता है, ठीक है। तो एक डायरेक्शन क्या होगा, एक डायरेक्शन होगा रेडियस के लॉन्ग, इसको हम आर कैप से दिखाते हैं, किसी किसी बुक में ई आर कैप भी लिखते हैं, तो दोनों राइट है, ठीक है। बट इन जनरल इसको हम आर कैप से ही दिखाते हैं, ठीक है। तो इसको हम आर कैप से दिखाते हैं, आ रहा समझ में। और जो टेंजेंशियल डायरेक्शन का जो मोशन होता है उसके लिए जो यूनिट वेक्टर होता है उसको हम दिखाते हैं थीटा कैप से, ठीक है। उसको बोलते हैं टेंजेंशियल यूनिट वेक्टर। तो यहाँ पर जो यूनिट वेक्टर होगा उसको बोलते हैं थीटा कैप। थीटा कैप, किसी किसी बुक में ई थीटा कैप भी लिखते हैं, तो दोनों राइट है, ठीक है। दोनों राइट है। क्लियर है। लेकिन जब हम स्ट्रेट लाइन मोशन को डिस्कस करते हैं तो वहां पे हम क्या करते हैं कि जैसे मान लो इन जनरल ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है, ये जेड एक्सिस होता है। वैसे एक्स वाई जेड किसको क्या मानेंगे, ठीक है। तो ये तुम्हारा चॉइस है, ठीक है। तुम्हें फ्रीडम इस चीज का है। तुम चाहो तो इसको वाई मान सकते हो, इसको जेड मान सकते हो, इसको तुम एक्स मान सकते हो। क्लियर है। तो कौन से एक्सिस को क्या माना ये आपका चॉइस है, बट इन जनरल जो है, ठीक है, इसको एक्स लिया जाता है, इसको वाई लिया जाता है, इसको जेड लिया जाता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, एक्स डायरेक्शन का जो यूनिट वेक्टर होगा उसको बोलते हैं आई कैप। ऐसे ही वाई डायरेक्शन के लिए यूनिट वेक्टर क्या होगा, जे कैप। और जेड के लिए यूनिट वेक्टर क्या होगा तुम्हारा, के कैप होगा। तो आई कैप, जे कैप, के कैप। क्लियर है। अब देखो यूनिट वेक्टर की एक प्रॉपर्टी होती है, क्या प्रॉपर्टी होती है, तो देखो यहाँ पे जैसे मान लो यूनिट वेक्टर डिफरेंट है आई और जे, तो आई और जे तो यानी कि एक्स और वाई, तो एक्स और वाई के बीच का एंगल क्या होगा, 90 डिग्री होगा। ऐसे क्या है जे और के, ठीक है, तो इसके बीच का एंगल क्या होगा, 90 डिग्री होगा। अच्छा एक मैं क्वेश्चन तुम्हें देता हूँ, कल मैं पूछूंगा और कल मैं इसका आंसर बताऊंगा, आज नहीं बताऊंगा इसका आंसर, ठीक है। इसको आप सोच के बताइएगा मुझे। मुझे एक बात बताओ कि आप जानते हो कि एक्स वाई जेड आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। क्लियर है। तो एक लाइन के चारों तरफ जो एंगल बनता है उसका सम कितना होता है, 360 होता है। बट यहाँ पे एंगल का सम कितना आ रहा है, 270 आ रहा है, ठीक है। ये कैसे पॉसिबल है, क्या आपको लगता नहीं कि ज्योमेट्रिकल लॉ का वायलेशन है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर मुझे आप कल बताइएगा, मैं कल इसका आंसर बताऊंगा। ये गलत नहीं, ये राइट है, ठीक है। ओके। ठीक है, आप पढ़ते हो ज्योमेट्री में कि एक पॉइंट के सराउंडिंग जितना भी लाइन आप ड्रॉ करो, ठीक है ना, तो पूरा एंगल क्या होता है, नेट एंगल जो होता है 360 डिग्री होता है। क्लियर है। बट यहाँ पे नेट एंगल कितना आ रहा है, 90 90 90 270 आ रहा है। क्लियर है। तो क्या ये ज्योमेट्रिकल लॉ का वायलेशन है, कल मुझे बताइएगा, ठीक है। और फिर मैं कल आपको आंसर करूंगा। पहले प्रॉब्लम को थोड़ा सोचा भी करो, सोचने से क्या होता है ना कि आपका जो है स्किल काफी डेवलप होगा। तो प्रॉब्लम थोड़ा सोचिए प्रॉब्लम के ऊपर, ठीक है। तो पहली बात क्या है, पहली बात यह है कि देखो आई जे के क्या डिफरेंट यूनिट वेक्टर है, तो डिफरेंट यूनिट वेक्टर के बीच का एंगल क्या होगा, 90 डिग्री होगा, ठीक है। ऐसे यहाँ पे देखो रेडियस टेंजेंट क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, तो इसके बीच का एंगल क्या होगा, 90 डिग्री होगा, ठीक है। लेकिन जब यूनिट वेक्टर सिमिलर होगा तो दो संभावनाएं हैं, या तो वो पैरेलल होगा या एंटी पैरेलल होगा, ठीक है। यानी कि आई और आई जो है, ठीक है, आई और आई आगे देखते हैं इसको, ठीक है। प्रॉपर्टीज,
properties. Angle between, ठीक है, between dissimilar unit vectors, मतलब अलग अलग यूनिट वेक्टर्स, यूनिट वेक्टर्स कितना होता है, इज ऑलवेज 90 डिग्री। ऑलवेज 90 डिग्री, तो पहली प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, जैसे कि मान लीजिए आई और आई दो यूनिट वेक्टर है, ठीक है, तो मान लो ये एक्स एक्सिस पे ये ओरिजिन है और ये एक्स एक्सिस है और ये एक्स डेस एक्सिस है, तो क्या होगा, आई या तो ऐसे हो सकता है और ऐसे हो सकता है, दो आई, या एक आई इधर हो सकता है। आ रहा है समझ में? तो इसका मतलब क्या होगा कि आई और आई में बी पैरेलल और आई और आई में बी एंटी पैरेलल। क्लियर है? तो जब दो यूनिट वेक्टर इक्वल होगा तो दो ही संभावना है, ठीक है, या तो वो पैरेलल होगा, क्लियर है, ये क्या होगा, एंटी पैरेलल होगा। क्लियर है? तो जब दो यूनिट वेक्टर इक्वल है, सिमिलर है, तो उसके बीच का एंगल क्या होगा, इन केस ऑफ पैरेलल 0 डिग्री और इन केस ऑफ एंटी पैरेलल 180 डिग्री। सो एंगल बिटवीन टू सिमिलर यूनिट वेक्टर्स। 0 डिग्री कब, जब वो पैरेलल है, पैरेलल है, और 180 डिग्री जब वो एंटी पैरेलल है, ठीक है। एंटी पैरेलल, ये क्लियर है? तो ये प्रॉपर्टी आपको याद रखना है, ठीक है, इस प्रॉपर्टी को आगे हम यूज करेंगे, ठीक है। अब अगला जो कॉन्सेप्ट है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, और ये कॉन्सेप्ट है रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है, कि व्हाट इज रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, ठीक है। तो ऑलरेडी थोड़ा बहुत मैंने हिंट इसके बारे में दिया था वो कल की क्लास में, ठीक है। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये कोई वेक्टर है ए, ठीक है, ये वेक्टर ए है, ठीक है, ए वेक्टर ए है। अब हम ये जानना चाह रहे हैं कि ए वेक्टर का जो इम्पैक्ट है, प्रोजेक्शन है, वो एक्स एक्सिस पे कितना होगा, ठीक है। तो ए वेक्टर का प्रोजेक्शन जो एक्स एक्सिस पे होगा उसको हम बोलते हैं एक्स कंपोनेंट। क्या बोलते हैं? एक्स कंपोनेंट, ठीक है। तो व्हाट इज एक्स कंपोनेंट? वेक्टर ए इक्वल टू होता है ए एक्स। क्लियर है? इक्वल टू क्या होता है, ए एक्स, और ए एक्स का मतलब होता है एक्स कंपोनेंट और प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन एक्स एक्सिस। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है ए ऑन एक्स एक्सिस। ये क्लियर है? अब याद करो, आप पिछले वाले प्रॉब्लम को याद करो। इससे पहले मैंने एक प्रॉब्लम कराया था यूनिट वेक्टर के ऊपर। ये प्रॉब्लम कराया था ना, एक प्रॉब्लम, देखो यहाँ पे, इस प्रॉब्लम को देखो। यहाँ मैंने यहाँ पे लिखवाया था कि वेक्टर ए इक्वल टू 3i कैप प्लस 4j कैप। ये क्लियर है? तो यानी कहने का मतलब ये हुआ कि ए का जो ये प्रोजेक्शन है, ये क्या है, ये प्रोजेक्शन है एक्स एक्सिस के ऊपर, और ये जो पार्ट आपको दिख रहा है ये प्रोजेक्शन किसके ऊपर है, वाई एक्सिस के ऊपर है। क्लियर है? तो यानी इस पार्ट को हम लिख सकते हैं कि इट इज कंपोनेंट, इट इज एक्स कंपोनेंट ऑफ ए, और इस पार्ट को हम लिख सकते हैं कि इट इज वाई कंपोनेंट ऑफ ए। यानी कि ये जो 4 है, 4, ठीक है, वो क्या है, वेक्टर ए का प्रोजेक्शन है वाई एक्सिस पे, और 3 क्या है, वेक्टर ए का प्रोजेक्शन है एक्स एक्सिस पे, ठीक है, एक्स एक्सिस पे। तो देखिए यहाँ पे हमने यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, और इस पार्ट को हमने लिखा ए एक्स। क्या लिखा? ए एक्स लिखा। क्लियर है? ऐसे हम क्या करेंगे कि ए का प्रोजेक्शन लेंगे वाई एक्सिस पे, तो इस पार्ट को हमने लिखा ए वाई। तो ए वाई क्या है, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन वाई एक्सिस।
तो y कंपोनेंट ऑफ a, a इक्वल टू क्या है, इक्वल टू है a y, दैट इज प्रोजेक्शन ऑफ a ऑन y एक्सिस। a ऑन y एक्सिस, a ऑन y एक्सिस, क्लियर है, y एक्सिस, ठीक है, y एक्सिस। तो ये ए वाई हो गया। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि क्या ये वेक्टर है या स्केलर है, ठीक है, इज इट स्केलर और वेक्टर, मतलब कि एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट ये वेक्टर होता है या स्केलर होता है, क्लियर है। तो लुक, आपको याद होगा मैंने क्वेश्चन कराया था आपको, ठीक है, ए इक्वल टू 3i+4j। यहाँ पे ये पार्ट क्या है, ये पार्ट प्रोजेक्शन है और ये पार्ट क्या प्रोजेक्शन है। तो प्रोजेक्शन आर ऑलवेज अ नंबर, क्लियर है, एंड नंबर आर ऑलवेज स्केलर। तो नंबर क्या होता है, स्केलर होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो आपको एक्स कंपोनेंट दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये क्या है आपका स्केलर है, इट इज स्केलर, ठीक है। और सिमिलरली इट इज आल्सो स्केलर, इट इज आल्सो स्केलर। तो इस स्केलर को वेक्टर बनाने के लिए क्या करेंगे, उस पर्टिकुलर डायरेक्शन का जो यूनिट वेक्टर होगा उससे उसको मल्टीप्लाई करेंगे, क्लियर है। तो आप जानते हो कि जब हम किसी वेक्टर को कॉरेस्पॉन्डिंग यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, वेक्टर बन जाता है। तो यदि एक्स को हम मल्टीप्लाई कर दें आई कैप से, ठीक है, किससे मल्टीप्लाई कर दें, आई कैप से, क्योंकि एक्स एक्सिस का यूनिट वेक्टर क्या होता है, आई कैप होता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो लाइन है अब ये क्या बन जाएगा, अब ये वेक्टर बन जाएगा, क्लियर है। ऐसे ही यदि हम ए वाई को मल्टीप्लाई कर दें किससे, जे कैप से, तो क्या बन जाएगा, ये वेक्टर बन जाएगा। आ रहा समझ में। अब यदि ये ए वाई जे कैप है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये भी क्या है तुम्हारा ए वाई जे कैप है, ए वाई जे कैप है। और यदि ये ए एक्स आई कैप है तो ये भी कितना होगा, ए एक्स आई कैप है। तो इसका मतलब ये हुआ कि दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर इक्वल टू दिस वेक्टर, ठीक है। तो वेक्टर ए बराबर क्या हो जाएगा, देयरफॉर वेक्टर ए बराबर हो जाएगा ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, नो प्रॉब्लम। यहाँ तक दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आज की क्लास में यदि कोई आपका डाउट है यू में आस्क, ठीक है, क्योंकि आज हम क्लास यही तक करवाएंगे, मुझे कहीं मुझे जाना है, ठीक है। और अगले क्लास में हम क्या करेंगे, इस कॉन्सेप्ट को फर्दर हम इनहेंस करेंगे, ठीक है। और इसमें बेश कुछ प्रॉब्लम है जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे। देयर आर सर्टेन न्यूमेरिकल्स, ओके। और ये सारे के सारे न्यूमेरिकल कहाँ से लिए गए हैं, एच सी वर्मा की बुक से लिए गए हैं, ठीक है। तो एच सी वर्मा मैंने बताया था कि सबसे स्टैंडर्ड किताब है। तो आपको जो कोर्स कराया जाएगा उसमें क्या है कि डिफरेंट बुक का जो मतलब अच्छा अच्छा कंटेंट होगा वहां से करवाया जाएगा आपको, ठीक है। गेटिंग माई पॉइंट। तो एच सी वर्मा इज गुड फॉर वेक्टर। ऐसे जब 3D पढ़ेंगे तो 3D में पढ़ेंगे एच के 10 से, ठीक है, ओके। ऐसे आरफिन में हम लोग पढ़ेंगे, आरफिन बहुत अच्छी किताब है, वहां से हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। ऐसे क्लासिकल मैकेनिक्स है तो वहाँ पे हम लोग दो किताब प्रेफर करेंगे, जेसी उपाध्याय और गोल्ड स्टीन। तो आपको उसका टेंशन लेना है कि पूरी किताब को नहीं पढ़ना है, आपको सिर्फ नोट्स पढ़ना है, ठीक है, क्लियर। तो यू हैव टू रिलाई ऑन नोट्स ओनली। तो हम लोग मिलते हैं फिर कल, ओके। आज की क्लास हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं, ओके। सो क्लास इज ओवर नाउ, थैंक यू।